हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट VVI 50 साइंस के जीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप SSC, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके लिए वही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर बार जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, मानव शरीर का तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है 98.6 क्या होता है, फ़ारेनहाइट पर होता है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है मानव शरीर का तापमान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान बराबर होते हैं? तो हम लोग का कितना होता है, 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस भी इक्वल होता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी इक्वल होता है। और 40 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस और -40 पर क्या होगा, -40 इक्वल होगा, फिर -40 जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये भी इक्वल होता है। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है एकदम सेम टू सेम तापमान होता है, तो वही होता है -40 डिग्री पर क्या होता है, एकदम मतलब कि इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका ताप क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जल को जब गर्म करेंगे 0 से 4, तो पहले क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है, तो हम लोग जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे 0 से अगर हम लोग मान लीजिए जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो घनत्व अधिक होगा मतलब क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। पहले आयतन उसका घटेगा तब ना घनत्व अधिक होगा, और फिर क्या होगा, उसके बाद फिर घनत्व क्या होता है, घटने लगता है, मतलब आयतन बढ़ने लगेगा, तो यही ना होगा। तो वही बात होगा कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो उसका पहले उसका आयतन क्या होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। पहले उसका घनत्व घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना संभव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका, किसी झील की सतह पर पानी जमा हुआ है, उस झील के अंत स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोई भी झील होता है अगर उसमें उसका पानी क्या होता है, पूरे जम जाता है, लेकिन उसमें के जो झील हो गया और झील के नीचे के जो मछली होती है क्या होती है, फिर भी जीवित रहती है, बर्फ में तो जीवित नहीं रह सकती है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ का जो झील के नीचे का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो जो मछली होती है जो जिंदा रहती है, ठीक है, वहाँ पे जल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना क्यों पकता है? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में जब चढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी एयर बाहर नहीं आता है। जब बहुत ज़्यादा एयर हो जाता है तभी ना बाहर आता है, तो वही कारण उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी कारण ना, तो वही होता है आपका क्वथनांक बढ़ जाने के कारण क्या होता है, उसका जो खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो वही होगा आपका क्वथनांक अधिक होने पर ताप का होना है, अधिक हो जाता है, ताप जो होता है अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन हम लोग का, उबलते जल की अपेक्षा भाप के जल से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उसमें क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोई भी जल है, नॉर्मल जल हो गया और उसके बाद क्या, उबलते हुए जल हो गया। ठीक है, उबलते हुए जल हुआ, तो उबलते जल में क्या होता है, गुप्त उसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब उबल रहा होता है जल तो क्या होता है, द्रव से गैस में बदल रहा होता है, इस कारण उसके ताप में कोई वृद्धि होती है, नहीं होती है। तो क्या होती है, वो आपके गुप्त ऊष्मा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वही गुप्त ऊष्मा में जो होती है वो खर्च हो जाती है, तो वही हो जाएगा आपका, उसी गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो किसकी, आपकी ऑप्शन है बर्फ, बालू, लोहा और उसके बाद में पानी। तो हम लोग का जो होता है, पानी की जो होती है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने से गैस का पर दाब का क्या प्रभाव करेगा? तो हम लोग जानते हैं गैस का अगर आयतन स्थिर है और उसका ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। गैस का दाब क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि गैस क्या चाहेगी, जब उसका तापमान बढ़ाएंगे गैस का, तो गैस चाहेगी कि वो बाहर निकले, बाहर निकले तो क्या होगा, जब उसका दाब बढ़ेगा तभी ना वो चाहेगी बाहर हम निकल के चारों तरफ फैले, तो इसलिए उसका दाब बढ़ेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है किसके द्वारा? तो जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें जो ऊष्मा का क्षय जो होता है विकिरण द्वारा रोका जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? हम लोग बताना है कौन ऊष्मा का अच्छा चालक है। हम लोग का पास ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। तो पारा जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, याद रखिएगा। इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। और पारा एक ऐसा धातु है जो क्या होता है द्रव रूप में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नाम किसने दिया था? तो ये नियम जो आपके किर्चॉफ ने दिया था, किर्चॉफ ने दिया था कि ये अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो हम लोग बताना है ऊष्मा का, इसमें ऑप्शन है आपका ठंडा जल, गर्म जल, आश्वी जल और समुद्र का जल। तो हम लोग जानते हैं इसमें आश्वी जल होगा ना, ऊष्मा का अच्छा सुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, हम लोग का ऑप्शन है आपका वायु में, निर्वात में, जल में और ठोस में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्वात में तो ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, तो निर्वात ऑप्शन होगा ही। हम लोग जानते हैं क्या होगा, ठोस में सबसे अधिक जो होता है ध्वनि की चाल होती है, फिर उसके बाद उससे कम क्या होती है द्रव में होती है, फिर उससे कम क्या होती है गैस में होती है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठोस में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो होता है हम लोग क्या मतलब डेसिबल से हम लोग ध्वनि मापते हैं ना, तो वही हो जाएगा आपकी वातावरण में ध्वनि मापा जाता है डेसिबल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का वेग किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी का होता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। जब माध्यम का ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। लेकिन दाब बढ़ाने पर क्या होता है? ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन, हम लोग क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग, तो वो ध्वनि का वेग क्या होगा था? ताप बढ़ने पर बढ़ता है ना, तो हो जाएगा आपका ताप के बढ़ने से बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आपका 332 मीटर पर सेकंड होती है। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हम लोग का 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे 332 कर लीजिएगा, 232 को ऑप्शन नंबर इसका बी को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल। तो से अधिक होता है, तो यही हम लोग का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि स्त्रियों के ध्वनि के जो तरत्व होता है पुरुषों के ध्वनि के तरत्व से अधिक होते हैं, इस कारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। अगला क्वेश्चन आपका श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं श्रव्य तरंग ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। हम लोग कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा कारण क्या है? तो हम लोग का ऐसा कारण क्या है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार प्रयोग में कहाँ पे लाया जाता है? किसके द्वारा? तो सोनार जो होता है नाविकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि क्या होता है सोनार के द्वारा? क्या होता है सोनार के द्वारा? समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो इन नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे जो होती है किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न होती है ना, परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और ये व्यक्ति और जहाँ पे कोई अवरोध है, ठीक है, और इसके बीच का अगर दूरी क्या होगा? 17 मीटर होगी ना, व्यक्ति और उसके बाद इसके वस्तु के बीच का, अवरोध के बीच की दूरी अगर 17 मीटर होगी, तो वहीं पे क्या होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे किसके कारण होता है? तो यहाँ से कोई व्यक्ति बोलता है और अवरोध से जाकर टकराता है, तो वही होता है परावर्तन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो का संवत्सरण स्टेशन का उदाहरण क्या है? तो वो आपका क्या है? अनुनाद, ठीक है, अनुनाद इसका उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रडार की जो कार्य प्रणाली होती है, रडार का होता है रेडियो पर काम करता है, तो ये जगह रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, इसका ऑप्शन हमें ये हो जाएगा, रडार जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में क्या लाया जाता है, तो अवतल दर्पण काम में लाया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में लगाया जाता है। साथ ही साथ कोई भी रोगी होता है उसका दांत, नाक, कान, गला की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। इस कारण से क्या होता है, लोग दाढ़ी भी बनाते हैं तो बड़ा बड़ा बाल लगता है। इस कारण से क्या होता है, उसको अच्छे से बनाने में मदद मिलती है। या कोई भी डॉक्टर रोगियों की जाँच करता है तो उससे भी क्या होता है, मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब मोटर कार कहिए या बस कहिए, ट्रक कहिए, कोई भी कहिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाता है तो उसको क्या होता है, वहाँ पे आकाश में, अंतरिक्ष में क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है। इस कारण से अंतरिक्ष क्या होगा, काला दिखाई देता है। आपको ऑप्शन नंबर बी, काला दिखाई देता है। कोई भी अंतरिक्ष यात्री कहीं भी जाएगा, अगर वहाँ पे प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा तो काला ही दिखाई देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसे होती है, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में भी संचरित होता है और कण के रूप में भी संचरित होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और तरंग है। तो वही कारण है कि प्रकाश के विकिरण जो होता है आपका तरंग भी है, उसके बाद में कण भी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कण एवं तरंग दोनों के समान होता है। जो प्रकाश के विकिरण जो होता है, कण एवं तरंग दोनों के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा निर्वात में, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रकाश का वेग का बात हो रहा है, यहाँ पे ध्वनि का वेग का बात नहीं हो रहा है। ध्वनि का वेग क्या होता है, निर्वात में तो ध्वनि का होता है, गमन कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे प्रकाश वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो हम लोग का निर्वात में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंग है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंग है। तो सॉरी, हम लोग का प्रकाश क्या है, प्रकाश हम लोग का क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, और उसके बाद क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुदैर्ध्य इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है। और एक कारण ये भी जान लीजिए कि प्रकाश अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ मतलब कहीं भी लंब हो जाता है, तो प्रकाश एकदम सीधा जाता है कि नहीं। और उसके बाद इसके संचरण के लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका विद्युत का हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं जब माध्यम में तापमान में वृद्धि होगी तो प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। ध्वनि में पड़ता है, जब माध्यम का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, लेकिन प्रकाश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में पूछा जाए तो हम लोग का है 3 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना किस कारण से होता है। तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना जो होते हैं प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो हीरा जो होता है वो किस कारण से चमकता है, तो आपका जो है पूर्णांतिक परावर्तन कारण। या ऑप्टिकल फाइबर जो किस कारण चमकता है, तो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो हम लोग जानते हैं आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। जब प्रकाश के परिकिरण के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। या सुबह में जब क्या होता है, सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो लाल प्रतीत होता है, तो सब प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, प्रकाश कैसे फैलता है, तो आपके जो है धूलकण द्वारा फैलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश वायुमंडल में क्या होता है, धूलकण होता है, तो धूलकण पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे टकराकर इधर उधर क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक है। और वायुमंडल में बहुत ज़्यादा धूलकण है, इस कारण से प्रकाश का परिकिरण बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है। तो हम लोग का कौन ऐसा रंग है जिसका प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है, मतलब कि नहीं फैलता है, तो हम लोग का लाल रंग का प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है, मतलब कि नहीं फैलता है।
और वही पूछ ले जाए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे अधिक होता है और अपवर्तन और परिकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा। तो लाल कांच को जब अधिक हम लोग गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देगा। ठीक है, हरा दिखाई देगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से का 60 डिग्री कोण पर रखे हुए के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो भी रहता है 360 रखते हैं, अब बट जितना भी डिग्री के कोण बनता है दोनों प्रतिबिंब के बीच उतना रखते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 डिग्री रखेंगे और इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो जब इससे काटते हैं तो अगर यहाँ पे सम संख्या मतलब इवन नंबर आ जाता है तो एक घटा के लिखते हैं, तो 6 में से जाएगा एक, तो कितना होगा 5 होगा, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। अगर वहीं पर अगर काट देते, अगर यहाँ पे क्या होता है ऑड नंबर मतलब विषम संख्या आता है, तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ही विषम होती है। ठीक है, अब प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनता है, याद रखिएगा। जैसे मैं मान के चलिए, अगर कोई क्वेश्चन हम लोग है 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, जैसे में क्या होगा 360 रखेंगे ऊपर, अगर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कौन कितना, हम लोग अगर 30 डिग्री रखते हैं तो कितना प्रतिबिंब बने लगा, तो हम लोग इसको काटेंगे तो कितना होगा 12 आएगा काट कर, लेकिन 12 क्या है हम लोग का सम संख्या है, तो एक घटा के 11 प्रतिबिंब बनेगा। जितने भी बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी हम लोग निकालेंगे लिए 360, अब बताइए जितना ठीठा रहेगा लिख देंगे। अगर काट कूट कर अगर क्या होगा, अगर सम संख्या आएगा तो हम लोग क्या करेंगे एक घटाएंगे, अगर विषम संख्या आएगा तो वही सेम टू सेम हो जाएगा। तो वही जगह 60 डिग्री पर कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 को प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अगर दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दिया गया है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। ठीक है, अनंत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग का प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो एक याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति है अगर पूरा अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है ना, तो उसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई होनी चाहिए ना, व्यक्ति से कम आधी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या होगा, व्यक्ति जो है अगर 2 मीटर मान लीजिए लंबा है, तो प्रतिबिंब जो होता है 1 मीटर कम से कम लंबा होनी चाहिए, तभी उसका प्रतिबिंब उसमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर व्यक्ति अगर 1 मीटर है तो प्रतिबिंब जो है 0.5 मीटर का होने चाहिए, लंबा होने चाहिए, तभी प्रतिबिंब दिखेगा। तो हम लोग देखिए, हम लोग का व्यक्ति कितना है 1.5 मीटर लंबा है, तो इसका आधा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रतिबिंब हमेशा उसे कम से कम आधा होना चाहिए। तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 0.75 मीटर होगा ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.75 मीटर होना चाहिए। तो हम लोग का मिरर कितना होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर 1.5 मीटर लंबा है तो 0.75 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर की वस्तु का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु का निरीक्षण करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो उसके बाद है दूरदर्शी। तो देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रॉन मार दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी देखिए सूक्ष्मदर्शी, सब सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप मतलब भी क्या होता है सूक्ष्मदर्शी होता है, लेकिन चारों ऑप्शन जो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, इसका प्रयोग हम लोग क्या देखने के लिए करते हैं, तो हम लोग सूक्ष्म जीव देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सूक्ष्म दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी मतलब क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, या आप इसे दूरबीन भी कह सकते हैं। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग दूरबीन का उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो त्वरित चालक किससे बनाए जाते हैं, कौन से, तो तांबे के तार से बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तांबे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टंगस्टन का जो होता है संकेत क्या होता है, तो डब्लू होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो हम लोग जानते हैं कि चांदी का होता है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार की विशेषता क्या है। तो हम लोग जानते हैं फ्यूज तार, सबसे पहले जान लीजिए फ्यूज तार लगाया क्यों जाता है। हम लोग फ्यूज क्यों लगाते हैं, फ्यूज इसीलिए लगाते हैं कि क्या होता है, जब कभी भी धारा का मान अधिक बढ़ जाए तो क्या हो, फ्यूज तार पिघल जाए, उसके बाद क्या हो,
उससे जुड़े कोई भी सामान का बच जाए, तो मतलब उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, तभी ना क्या होगा, वो प्रतिरोध अधिक रहेगा तभी क्या होगा, जब ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो उसको रोकेगा, या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो मतलब गल जाना चाहिए जल्दी। तो वही होगा आपका फ्यूज तार की विशेषता क्या है, तो उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और गलनांक भी निम्न होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है आपका टीन और शीशे के मिश्र धातु से बना होता है, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय कौन सा होता है। तो एक कार बैटरी में विद्युत अपघटय जो होता है हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।